स्वागत दोस्तों, आगे चलने से बड़ी खबर के साथ सामने मुद्दे पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी के दौरे से पहले केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का बना है मेयर। बताएंगे आदिवासी समाज से जुड़े मामले को लेकर 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे जब अंडमान निकोबार। तो हुआ क्या दोस्तों, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे 10-10 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी से कैसे आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी ने भी कर दिया सपोर्ट। दोस्तों, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर बुरी तरीके से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, और आम आदमी पार्टी के सांसदों को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार की एक पार्टी का बीजेपी में विलय कराने को लेकर चल रही है चर्चा। दोस्तों, बताएंगे कौन सी ये पार्टी है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के अंडमान निकोबार आने से पहले अचानक से राजधानी के अंदर कांग्रेस पार्टी का मेयर बन जाना अपने आप में कार्यकर्ताओं की मजबूती को दिखाता है और कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत सरकार 81,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना चला रही है। दोस्तों, इस परियोजना को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन इस मामले को लेकर जितने बड़े पर्यावरणविद है दोस्तों यानी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये परियोजना आदिवासी समाज के लोगों पर बुरा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, आदिवासी नेताओं ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर चिंता जताई है। दोस्तों, पिछले दिनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक जनजातीय प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनको ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुलाकात करने का निमंत्रण दिया था। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी बीते दिन इन सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के नाजुक परिस्थिति के तंत्र को लेकर और यहां के मूल आदिवासी समुदाय पर परियोजना के संबंधित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर चर्चा तेज है। दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं, यानी बीते दिन और आज अंडमान निकोबार में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी वापस लौटकर दिल्ली में कई सारी बैठकें करने वाले हैं। लेकिन अचानक से राहुल गांधी का निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के पास जाना और इस मामले पर आदिवासी समाज से मुलाकात करना, इससे पता चलता है कि आदिवासी समाज के लोगों की समस्या को लेकर राहुल गांधी कितना चिंता दिखाते हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब अंडमान निकोबार आ रहे थे तो अंडमान निकोबार की राजधानी यानी पोर्ट ब्लेयर, जिसको पहले बोला जाता था और अभी श्री विजयपुरम है, वहां पर बीजेपी के बराबर सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर बना लिया। दोस्तों, यानी अंडमान निकोबार क्षेत्र के राजधानी के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी के मेयर के तौर पर वसंता मुथुरम को चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 सीटों को लेकर वोट करवाए गए थे, यानी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 24 में से 10 सीटें और बीजेपी को भी 24 में से 10 सीटें मिली। दोस्तों, टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें, डीएमके को 1 सीट और एक इंडिपेंडेंट को यानी निर्दलीय को सीट आई। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी का, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर गठबंधन है, तो उम्मीद की जा रही थी कि टीडीपी वाले बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा। दोस्तों, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीती। दोस्तों, बीजेपी 10 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 2 सपोर्ट और मिल गया, यानी डीएमके पार्टी ने 1 सपोर्ट किया और दूसरा 1 सपोर्ट निर्दलीय से मिल गया। दोस्तों, और बड़ी बात यह है कि टीडीपी पार्टी के जो 2 जीते हुए पार्षद थे उसमें से 1 ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, तो कांग्रेस का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया, यानी 24 में से 13 वोटों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर यहां पर बना दिया और वसंता मुथुराम कांग्रेस पार्टी की यहां यानी विजयपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर बन चुकी है। दोस्तों, और अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर उनका दबदबा होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री राज करने जा रही है। दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के आने से पहले जिस तरीका सुयोग बना, दोस्तों, इससे पार्टी की स्थिति और अच्छी हो गई है, या यूं कहिए कि राहुल गांधी अंडमान निकोबार कांग्रेस पार्टी के लिए एक ब्लेसिंग बनकर यानी एक आशीर्वाद बनकर आए हैं। दोस्तों, इस पर मनिकम टैगोर ने कहा, जो इस पूरे दौरे का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी के इस दौरे को पूरा कराने के लिए यानी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने बोला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकमात्र शहरी स्थानीय निकाय चुनाव वाला क्षेत्र है, यानी केवल एक ही शहरी निकाय है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पोर्ट ब्लेयर की पहली यात्रा से पहले ये जीत पूरे कांग्रेस परिवार के लिए अपार खुशी और नई ऊर्जा लेकर आई है। श्रीमती वसंत मुथुरमन स्पष्ट बहुमत के साथ अध्यक्ष चुनी गई, इसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं। 24 में से 13 वोट प्राप्त करके नेतृत्व में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को उन्होंने दर्शाया है। ये जीत प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और सहयोगी की एकता और कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो लोकतंत्र और समावेशी शासन के मूल्यों को कायम रखने के लिए एकजुट है। और श्रीमती वसंत मुथुरमन को जनता की सेवा में समर्पण और ईमानदारी के साथ सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा के एक दावे के बाद महाराष्ट्र के अंदर जोरदार तरीके का विवाद शुरू हो गया। दोस्तों उन्होंने दावा किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ाइयों से थक गए थे और समर्थ रामदास स्वामी के पास गए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना मुकुट उतारकर संत के चरण में रख दिया था। उनसे राज्य का शासन संभालने का आग्रह किया था। उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देकर एक और बहस छेड़ दी है। दोस्तों सुझाव दिया कि उसमें से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दो। दरअसल दोस्तों ये पूरा विवाद नागपुर के दौरे से जुड़ा हुआ है, यानी धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर बुलाया गया था। एक कार्यक्रम हो रहा था नागपुर में दोस्तों, और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। दोस्तों विपक्षी नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री और सत्ताधारी महायुति सरकार दोनों पर इस भाषण के दौरान चुप रहने को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विजय वेटीवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सकाल ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इतिहास को विकृत रूप से दिखाया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि शिवाजी महाराज स्वराज के लिए लड़ने से कभी नहीं थके थे और राज्य को रामदास स्वामी को सौंपने की बात ऐतिहासिक रूप से बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से बीजेपी वाले इत्तेफाक रखते हैं, भाजपा वाले इसका जवाब दे। विजय वेटीवार ने आगे कहा कि यह शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री राज्य के एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इस दौरान इस तरीके का विवादित बयान, इस तरीके का उल्टा दावा किया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जाता है। उद्धव ठाकरे की सेना भी बुरी तरीके से भड़क गई। दोस्तों शिवसेना ने भी कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और शिवसेना यूबीटी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों संजय राउत ने कहा कि पहले तटीय जिले सिंधुदुर्ग के मालवन में भ्रष्टाचार के कारण एक प्रतिमा गिराई गई और बाहर से लोगों को लाकर उनके इतिहास का अपमान करवाया जा रहा है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से बीजेपी के लोग क्या दिखाना चाहते हैं, इसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए। दोस्तों सवाल एकदम सही है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वो मध्य प्रदेश की बातें करें यहाँ महाराष्ट्र में आकर अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उल्टा उल्टा बोलेंगे तो फिर शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग नाराजगी जताएंगे ही जताएंगे। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को जवाब देना चाहिए। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। इस मामले का विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर पंजाब पुलिस ने राज्यसभा के सदस्य हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस ले ली है। दोस्तों हरभजन सिंह उन 7 सांसदों में से एक शामिल है जो राघव चड्ढा के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करा आए हैं, यानी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पलटी मारकर बीजेपी में चले गए थे। उसमें से एक हरभजन सिंह का भी नाम है दोस्तों, जिनकी सुरक्षा हटाई गई है। बड़ी बात यह है कि जिस दिन हरभजन सिंह चले जाते हैं बीजेपी के साथ में दोस्तों, उनके घर के बाहर कई जगह पर कालिक पोती जाती है और गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशासन और पुलिस के लोग मौजूद थे, इसके बावजूद गद्दार लेकर कई लोग भाग गए। दोस्तों ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं हरभजन सिंह, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा हरभजन सिंह को दोस्तों, क्योंकि पंजाब की आम जनता के साथ में एक तरीके से उन्होंने धोखा किया है। पंजाब की जनता ने इनको चुनकर भेजा था और पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, लेकिन पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और अगर किसी और पार्टी में जाते तो शायद माफ कर देती जनता, लेकिन पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले जाना अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के साथ में अपमान भरा व्यवहार किया है राघव चड्ढा के साथ साथ कुछ और लोगों ने दोस्तों, जिसमें एक नाम हरभजन सिंह का भी है। और इसीलिए लगातार बवाल जारी है दोस्तों। अपडेट इससे जुड़ी भी आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताएंगे आखिर सुरक्षा वापस लेने के पीछे क्या है बड़ा कारण और किस तरीके से लगातार नया राजनीतिक मोड़ आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक दिलीप पांडे, विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने लोकसभा के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। दोस्तों सांसद पप्पू यादव ने इस हालचाल और आत्मीय मुलाकात को नॉर्मल बताया दोस्तों, लेकिन महज ये मुलाकात नहीं है या किसी तरीके से एक बड़े प्रयोग की बातें हो रही है। ये बात है क्योंकि 2 विधायक के साथ में अगर कोई नेता मिलने के लिए पहुंच रहा है, वो संजय सिंह जैसा नेता, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर संजय सिंह से कुछ बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर एक नए तरीके का समीकरण बनाने को लेकर विचार? और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 को लेकर पार्टी का एक और बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान हम लोग मात्र 24 घंटे के अंदर देंगे। हमारी सरकार आएगी तो पॉलिसी बनाकर 15,000 करोड़ रुपए का किसानों का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। और पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि जैसे ही किसानों के हाथ में पर्ची आएगी उसी समय उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा जिससे किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी तुरंत पैसा किसानों के अकाउंट में आ जाएगा और जो पैसा बाद में कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा उसका इस्तेमाल सरकार कर लेगी दोस्तों। यानी आम जनता तक, किसानों तक पैसा ही तो पहुंचाना है। तो अभी तो डायरेक्ट कंपनियों का पैसा किसानों तक पहुंचता है और किसानों के पास आते आते 6, 7, 8 महीने और 1 साल भी हो जाते हैं। तो बीच में एक ऐसी सरकार स्कीम बनाएगी जो फंड एलोकेट करेंगे और उस फंड का इस्तेमाल पहले ही किसानों के हाथ में पैसा देने के लिए करेंगे और बाद में जब कंपनी से पैसा आएगा तो वो सरकारी अकाउंट में आ जाएगा। तो आम जनता को
समय से पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वादा आम जनता और खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है, गन्ना किसान है, उनके लिए एक वरदान बनकर साबित होगा। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बता रहे हैं कि किस तरीके से योजना को लागू किया जाएगा। हवा में केवल तीर नहीं चला रहे बल्कि वास्तविकता बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा और पॉलिसी का तरीका क्या होगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर बिहार के राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी रालोमो के बीजेपी में विलय को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही है दोस्तों। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद नए समीकरण को लेकर चर्चा चल रही है और काफी ज्यादा चर्चाओं को हवा मिल रही है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की ओर से रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी विलय का प्रस्ताव दिए जाने की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसके तहत उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने और मंत्री पद बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है दोस्तों। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में रालोमो कोटा से कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। हालांकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 2025 के चुनाव के बाद गठित कैबिनेट में ये प्रतिनिधित्व रालोमो के लिए अहम माना गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पोस्ट के से इस्तीफा देने के बाद राज्य की कमान सम्राट चौधरी को मिली है, तो मंत्रिमंडल एक बार फिर से विस्तार होगा दोस्तों, यानी पुराना मंत्रिमंडल भंग हो चुका है। अब चर्चा यह है कि रालोमो के 4 में से 3 विधायक के नेतृत्व से नाराजगी चल रही है। पहले ही ये तीनों विधायकों ने नाराजगी जताई है दोस्तों और विलय का एक कारण बताया जा रहा है, यानी ये सारे के सारे या तो बीजेपी में आ जाएंगे या जनता दल यूनाइटेड में चले जाएंगे। और जब ये चले जाएंगे तो इनकी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी में हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो क्या इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के अंदर अपनी पत्नी को टिकट देकर विधायक बना चुके हैं और वो 4 विधायक होने के बावजूद बाहर से लाकर अपने बेटे को मंत्री बनवा रहे हैं और इसी बात को लेकर नाराजगी जारी है दोस्तों और विलय को लेकर चर्चा चल रही है। साथ साथ राजस्थान के सीकर के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला दोस्तों। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा लगता है आम आदमी पार्टी में और अब ये पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यूपीए सरकार के समय आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर, फंडिंग देकर, मैन पावर देकर एक आंदोलन खड़ा करवाया और दिल्ली के अंदर भाजपा की सत्ता हासिल की और दिल्ली प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटाने के पीछे आम आदमी पार्टी एक बड़ा कारण थी और आम आदमी पार्टी को बनाने का कारण आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। इन्होंने जमकर फंडिंग की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर एक नाबालिग युवती के साथ हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कैंडल मार्च को प्रशासन ने रोक दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और शहर कमेटी ने ये मार्च गाजीपुर के रेलवे स्टेशन से अंबेडकर पार्क से लंका तक निकालने का फैसला लिया था दोस्तों। आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य पीड़िता को श्रद्धांजलि देना था और कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम नागरिक शामिल होने वाले थे। कांग्रेस ने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से पीड़िता के न्याय की मांग को लेकर ऐसा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक कार्यक्रम करने से रोक दिया दोस्तों। पुलिस ने जिला के अध्यक्ष सुनील राम, शहर के अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा और पीसीसी के सदस्य जनक कुशवाहा और चंद्रिका सिंह और सदानंद गुप्ता सहित कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो इससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक गतिविधियां भी सही से नहीं करने दी जा रही है दोस्तों। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और ये करने जा रहे हैं तो पुलिस वाले आकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इनको जैसे तैसे रोक दिया जाए। इसे पता चलता है कि पुलिस का ध्यान इस बात पर नहीं है कि क्राइम कहीं रुके और इस तरीके के अपराध ना हो। उनका ध्यान इस बात पर है कि अपराध होने के बाद कोई प्रदर्शन ना करे, कोई पार्टी आवाज ना उठा दे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जब से ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी गलती से भी, तो ये लोग आपको मांस मछली नहीं खाने देंगे, यानी मीट मछली नहीं खाने देंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली मछली लेकर घूम रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक कि बीजेपी के जो शुद्ध शाकाहारी नेता अपने आप को बताते थे, शुद्ध शाकाहारी बताते थे, वे सबके सब मछली खाने पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मीट मछली खाने पर कोई रोक नहीं होगी बीजेपी सरकार में। अब बीजेपी के नेता गोरखपुर के सांसद का भी बयान आया है दोस्तों। भाजपा के सांसद रवि किशन कहते हैं कि बिहार से बंगाल लाएंगे मछली, यानी बिहार से अलग अलग तरीके के मछली को बंगाल में लेकर आएंगे 4 मई के बाद और 4 गुना और ज्यादा मछली खाने को मिलेगा बंगाल के लोगों को। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया कि चुनाव जीतने के लिए भाजपाई पताल में भी उतर सकते हैं। भाजपाई ने गिरने की सारी हदें तोड़ दी है, यानी अब भाजपा वाले हर जगह जाकर कह रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी की मछली हम बंगाल में उपलब्ध करवाएंगे। यानी दोस्तों इनको पता है कि बंगाल में अगर ये बोल गए कि मछली और मीट नहीं खाने देंगे तो पूरा चुनाव बीजेपी के लिए खत्म हो जाएगा। तो भाजपा वाले हर कोने में जाकर, हर जगह जाकर केवल एक
एक ही बात बोल रहे हैं कि मांस मछली खाने दिया जाएगा, मीट खाने दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत के राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शाकाहारी बताती है और उसके बाद जब पूर्वोत्तर भारत की बात आती है तो बीजेपी पलटी मार रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है और कुछ लोगों के नाम टिकट लिस्ट से काटने की एक बड़ी साजिश चल रही है। दोस्तों अब जो अपडेट आई है वो बीजेपी के नेता ब्रजेश पाठक से जुड़ी हुई आई है, जो लखनऊ कैंटोनमेंट से चुनाव लड़े थे पिछली बार। एक बार फिर से 27 में इनको चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में दोस्तों दैनिक भास्कर का एक सर्वे कराया जाता है। सर्वे में लोगों से पूछा जाता है कि आप बताइए कि क्या आपके उम्मीदवार को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद दैनिक भास्कर ने कहा कि हमने जब क्षेत्र के लोगों से पूछा तो लगभग 69% लोगों ने कहा कि ब्रजेश पाठक को अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी दोस्तों जो उप मुख्यमंत्री है उसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बात सर्वे के हवाले से दावा किया जा रहा है। आप लोग इसमें कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें लोकतंत्र में नए राजनीतिक दलों के शुभारंभ का स्वागत करते हुए टीपीसीसी यानी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने शनिवार को के कविता की नई पार्टी बनने को लेकर उन्होंने बधाई दी। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से 23 तक भारत राष्ट्र समिति ने 10 साल शासन किया और इस दौरान कथित कुशासन को कोई नहीं भूला है। उन्होंने कहा कि के कविता उस शासन का हिस्सा थी और उन्होंने शोषण इस पूरे शासन को करार दिया। उन्होंने कहा कि वो जो शासन था शोषण जिसमें हुआ उसका हिस्सा थी के कविता, तो वो अगर आकर बोलेंगे कि वो नई पार्टी बनाकर मैदान में कूद रही है तो उनको कैसे आंध्र प्रदेश की जनता पसंद करेगी, तो बड़ा सवाल है दोस्तों। बात एकदम जेन्युइन भी है क्योंकि के कविता अपनी नई पार्टी जरूर बना रही है लेकिन पहले भी तो वो पार्टी का हिस्सा ही थी। तो ऐसा क्या नया कर देंगे जिसके लिए तेलंगाना को इनका इंतजार करना पड़े। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने बंगाल की अस्मिता पर हमला भाजपा कर रही है, यह दावा किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति कर रही है, उन्होंने बंगाल पर हमला किया है। ये पूरा चुनाव एसआईआर के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। पूरा बंगाल जनतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को इसका जवाब देगा और इनको बुरी तरीके से हराएगा। अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के द्वारा एक वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल के हाई प्रोफाइल यानी जिसे शीश महल बीजेपी के लोग कहते हैं उस शीश महल की तस्वीरें हैं। दोस्तों बाद में पता चलता है कि सोशल मीडिया से उठाकर बीजेपी के नेता ने चिपकाकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनका घर शीश महल है। शीश महल की तस्वीर है। दोस्तों इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक उल्लू ने कल इंटरनेट से उठाकर ये तस्वीर दिखाई और कहा कि ये शीश महल है। सारे उल्लू के पठे बोले हाँ ये शीश महल है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है पर पिंटरेस्ट इन तस्वीरों को मेरे लीडर के घर की तस्वीर बताकर पोस्ट करने वाले उल्लू और उल्लू की हाँ में हाँ मिलाने वाले उल्लू के पठों से बेहतर शब्द बता दीजिए, मैं अपनी वाणी सुधार लूंगा। यानी मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करूंगा अगर मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई तो। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी वालों को थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए, किसी भी नेता को बदनाम करने के लिए बिना किसी तथ्य के जो मन कर रहा है अपने हिसाब से बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। दोस्तों आम जनता को जो पता चलना चाहिए यानी मंत्री को बताना चाहिए कि उनके मंत्रालय ने कितना काम किया। इसके इतर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए एक नए तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं और मंत्रालय उनका षड्यंत्र रचने वाला नहीं है, विकास के काम करने वाला है। तो विकास का काम करना चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? मंत्री को दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ऐसा कोई खाली दिन नहीं जाता जब उत्तराखंड और कांग्रेस उत्तर प्रदेश इकाई से ये खबर सामने नहीं आती कि पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। दोस्तों कुछ ऐसा ही मामला सामने आया उत्तराखंड के कालाढूंगी से, जहां पर कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के सूर्या जाला में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से युवा कार्यकर्ता जुड़ गए। दोस्तों इस दौरान बुजुर्गों ने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दोस्तों युवाओं ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर मिलकर काम करने और 24 के चुनाव के बाद अब 27 के चुनाव में जीत हासिल करने की हुंकार भरी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों साथ साथ तेजस्वी यादव बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी कहते हैं कि गृह मंत्री कहते हैं कि टीएमसी के लोगों को उल्टा लटकाकर मारेंगे। ये कोई गृह मंत्री की भाषा है, ऐसा लगता है कि कोई सड़क हाथ बोल रहा है। इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है ट्रंप के विरोध में। यहाँ फालतू बकवास करवा लो बस इनसे। यानी अमित शाह पर निशाना साधने का कोई मौका तेजस्वी यादव नहीं छोड़ते। दोस्तों एक बार फिर से उन्होंने जोरदार निशाना साधा है। साथ साथ सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश के अंदर इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ चुका है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि
भारत के अंदर विकास के नाम पर धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं दोस्तों, जिसका ये उल्टा असर हो रहा है कि देश के अंदर यानी भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, और 100 जो सबसे गर्म इलाके हैं वो भारत के अंदर पाए गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि गर्मी काफी तीखी हो गई है दोस्तों। इस पर कांग्रेस के नेता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और लाखों पेड़ अडानी और वेदांता के नाम पर काटो, तो फिर यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा सूरज की डायरेक्ट रोशनी वाला क्षेत्र बनेगा और सबसे ज्यादा गर्मी होगी। और बात एकदम सही है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाने के नाम पर जो करोड़ों पेड़ सरकारी एजेंसियों से, सरकारी डिपार्टमेंट से कटवाए जा रहे हैं, उनका क्या है, उन्हीं के कारण तो इस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जोड़ लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।